कहानी की शुरुआत में हमें शॉशैंक रिडेम्पशन नामक एक जेल दिखाई जाती है। इसे पूरी दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल माना जाता है। इस जेल में हजारों कैदी बंद हैं, फिर भी आज तक कोई भी कैदी भागने में कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से सख्त है। कुछ कैदियों ने अपना पूरा जीवन इन दीवारों के भीतर बिताया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की। इसका कारण सीधा सा है, भागने की कोशिश करते पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। फिर दृश्य एक अदालत में बदल जाता है, जहां हम एंडी नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। एंडी एक प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थान में बैंकर के रूप में काम करता है। न्यायाधीश घोषणा करते हैं कि एंडी को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए जीवन भर जेल में रहना होगा। हालांकि एंडी जोर देकर कहता है कि उसने ये अपराध नहीं किए हैं, लेकिन एंडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसी कारण न्यायाधीश आदेश देते हैं कि एंडी को आजीवन कारावास के लिए शॉशैंक रिडेम्पशन भेज दिया जाए। संगीत एंडी को कई अन्य कैदियों के साथ जेल ले जाया जाता है। जब नए कैदी आते हैं तो पुराने कैदी शर्त लगाना शुरू हो जाता है। वे इस बात पर दांव लगाते हैं कि नए कैदियों में से कौन रात में टूट कर रोएगा। हर शर्त सिगरेट के एक पैकेट के लिए होती है। हर पुराना कैदी बाहर लाइन में खड़े एक कैदी को चुनता है। रेड नाम का एक कैदी एंडी पर शर्त लगाता है। रेड का मानना है कि एंडी निर्दोष है और वह एक शिक्षित धनी परिवार से आता है। इसी कारण रेड को लगता है कि एंडी सबसे पहले रोएगा। सभी नए कैदियों को एक ही लाइन में अंदर लाया जाता है। एक एक करके हर कैदी को उसकी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। आखिरकार रात हो जाती है और पुराने कैदी नए कैदियों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वे उन्हें डराकर रुलाने की कोशिश करते हैं। एंडी रोने लगता है। उनकी योजना तब कामयाब हो जाती है जब नए कैदियों में से एक भावनात्मक रूप से टूट जाता है और रोते हुए कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। गार्ड आते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह रोना बंद नहीं करता तो गार्ड उसे कोठरी से बाहर घसीटते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। संगीत इसी बीच रेड को एहसास होता है कि वह शर्त हार गया है, क्योंकि एंडी ने एक भी आंसू नहीं बहाया। रेड समझ जाता है कि एंडी में असाधारण आंतरिक शक्ति है। संगीत डर और दबाव के बावजूद एंडी ने एक भी आवाज नहीं निकाली। अगली सुबह रेड उस व्यक्ति को सिगरेट का एक पैकेट देता है जिसके साथ उसने शर्त लगाई थी। फिर एंडी को चुपचाप अकेले नाश्ता करते हुए देखा जाता है। संगीत बाद में एंडी जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रूक्स से मिलता है। ब्रूक्स ने इन दीवारों के पीछे लगभग 50 साल बिताए हैं। एंडी ब्रूक्स से शॉशैंक के हर नियम को ध्यान से सीखने की कोशिश करता है, जिसमें छोटी छोटी बातें और अन्य कैदियों के बारे में जानकारी भी शामिल है। संगीत ब्रूक्स जेल के सभी रहस्य एंडी के साथ साझा करता है। ब्रूक्स उसे ये भी बताता है कि अगर उसे कभी बाहरी दुनिया से कुछ चाहिए हो तो वह रेड नाम के एक कैदी से पूछे। ये सुनकर एंडी तुरंत रेड के पास जाता है। वह उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम बाहर से कुछ भी ला सकते हो। रेड जवाब देता है, हाँ मैं ला सकता हूँ, लेकिन केवल ऐसी चीजें जो किसी को भागने में मदद न करें या किसी अन्य कैदी को नुकसान न पहुँचाएं। तब एंडी कहता है, मुझे एक हथौड़ा चाहिए। ये सुनकर रेड को शक होता है और वह पूछता है, तुम्हें हथौड़े की क्या जरूरत है? क्या तुम किसी को मारने की योजना बना रहे हो? एंडी शांत भाव से उत्तर देता है, नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। एंडी कहता है, यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रेड कहता है, अभी तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। रेड कैदियों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए एंडी को चेतावनी देता है कि उन लोगों के इरादे बुरे हैं। वह एंडी को अपनी सुरक्षा के लिए उनसे दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन रेड एंडी का अनुरोध पूरा करता है और उसके लिए एक हथौड़ा मंगवाता है। जब रेड हथौड़ा देखता है तो वह हंसने लगता है, क्योंकि वह बहुत छोटा है। वह मन ही मन मजाक करता है कि इतने छोटे औजार से जेल की दीवारों को खोदने में एंडी को 600 साल लग जाएंगे। फिर रेड ब्रूक्स से कहता है कि वह चुपके से हथौड़ा एंडी की कोठरी में पहुंचा दे। समय बीतता रहता है। एक दिन जब एंडी जेल की लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो 3 हिंसक कैदी उसे घेर लेते हैं। एंडी कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन तीनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। वे लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। यह एक चक्र बन जाता है। वे अक्सर एंडी को पकड़ते हैं, उस पर हमला करते हैं और हर बार उसे गाली देते हैं। 2 साल इसी तरह बीत जाते हैं। फिर घोषणा की जाती है कि जेल की छत की मरम्मत के लिए कैदियों के एक समूह की आवश्यकता है। एक टीम का चयन किया जाता है और एंडी और रेड को उस समूह में शामिल किया जाता है। उन्हें काम शुरू करने के लिए छत पर ले जाया जाता है। उनकी निगरानी की जिम्मेदारी हेडली नाम के एक कठोर गार्ड को दी जाती है। हेडली अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है और छोटी से छोटी गलती पर भी कैदियों को पीटता है। जब सभी छत पर काम कर रहे होते हैं तो हेडली निराश हो जाता है और दूसरे गार्डों से बात करता है। वह कहता है, मेरे भाई का हाल ही में निधन हो गया और उसके खाते में पैसे थे। अब मेरे अलावा उसका कोई परिवार नहीं बचा है, इसलिए उस पैसे का मैं हकदार हूँ। लेकिन समस्या यह है कि अगर मैं वह पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करता हूँ तो सरकार उसका अधिकांश हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेगी। एंडी उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है। एक पेशेवर बैंकर होने के नाते एंडी को अच्छी तरह पता है कि इस पैसे को बिना टैक्स चुकाए कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिना किसी झिझक के एंडी आगे बढ़ता है।
हेडली की ओर बढ़ते हुए एंडी अचानक पूछता है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा है? ये सवाल सुनकर हेडली गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एंडी का कॉलर पकड़ लेता है। वह उसे छत के किनारे तक घसीटता है और उसे नीचे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि उसे धक्का दिया जाए, एंडी जल्दी से समझाता है, अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा है और तुम्हें पता है कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगी, तो तुम अपने भाई का पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। वह कहता है, सरकार एक आदमी को अपने जीवन काल में अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि तक उपहार देने की अनुमति देती है और यह पूरी तरह से कर मुक्त है। एंडी आगे कहता है, अगर तुम किसी बाहरी वकील को रखोगे तो वे तुमसे बहुत ज्यादा फीस लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरी प्रक्रिया मुफ्त में कर सकता हूँ। हेडली रुकता है और पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराता है और जवाब देता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जब सब कुछ हो जाए तो बस मेरे सभी दोस्तों को एक राउंड बियर पिला देना। अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर पी रहे होते हैं। इससे साबित होता है कि एंडी ने हेडली की आर्थिक समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया। हालांकि एंडी शराब नहीं पीता, वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है और दूसरों को बियर का आनंद लेते हुए देखकर मुस्कुराता है। उसके संगीत मित्र उसके प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि जेल के अंदर बियर मिलना नामुमकिन था, लेकिन एंडी की बदौलत उनकी यह अधूरी इच्छा पूरी हो गई। समय बीतता गया और एंडी और रेड का रिश्ता और भी गहरा होता गया। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों के लिए एक फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। सभी लोग रीटा हेयरवर्थ की फिल्म देखने के लिए इकट्ठा हुए। स्क्रीनिंग के बाद एंडी ने रेड से कहा, मुझे रीटा हेयरवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी ने रेड से इसलिए पूछा क्योंकि रेड ही एकमात्र कैदी था जो चुपके से जेल के बाहर से सामान मंगवा सकता था। अपनी बात कहकर एंडी चला गया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसका सामना उन्हीं 3 आदमियों से हुआ जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था। उन्होंने एंडी को अपने साथ चलने को कहा। इस बार एंडी ने मना कर दिया। जब एंडी ने मना किया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर से उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन एंडी ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। 3 हमलावर होने के बावजूद वे उसे उस तरह काबू नहीं कर पाए जैसा वे चाहते थे। उन्होंने एंडी को बुरी तरह पीटा, जिससे वह इतना घायल हो गया कि उसे पूरे 1 महीने तक जेल के अस्पताल में रहना पड़ा। समूह के सरगना को 1 सप्ताह के एकांत कारावास की सजा दी जाती है। 1 हफ्ते बाद जब वह आदमी अपनी कोठरी में लौटता है तो वह अधिकारी उसका इंतजार कर रहा होता है जिसकी एंडी ने टैक्स बचाने में मदद की थी। किसी ने अधिकारी से झूठ बोला था और उसे बताया था कि एंडी ने उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ये झूठी जानकारी सुनकर अधिकारी आपा खो बैठता है और उस आदमी को बेरहमी से पीटता है। पिटाई इतनी जोरदार होती है कि वह आदमी हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी आखिरकार अस्पताल से अपनी कोठरी में लौटता है। वहाँ उसे रीटा हेयरवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो रेड का स्वागत उपहार है। समय इसी तरह बीतता है जब तक कि एक दिन जेल वार्डन कुछ गार्डों के साथ एंडी की कोठरी में आता है। वे एंडी की कोठरी की पूरी तलाशी का आदेश देते हैं। गार्ड हर कोने की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। तभी वार्डन की नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ती है। वह कहता है, मैं आमतौर पर कोठरियों में पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आप इसे रख सकते हैं। तलाशी तो बस एक बहाना था। वार्डन को ऑफिसर हेडली से पहले ही पता चल चुका था कि एंडी ने उन्हें टैक्स में हजारों डॉलर की बचत करवाई थी। अब वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथों में बाइबल थी। जाने से पहले वार्डन उससे बाइबल ले लेता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह उसे लौटा देता है और कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने कार्यालय में बुलाता है। वह उससे कहता है कि उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति साधारण जेल के काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए वह एंडी को जेल पुस्तकालय में काम करने के लिए नियुक्त करता है। पुस्तकालय का संचालन बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स करता है, जो कई वर्षों से इसे संभाल रहा है। कुछ समय बाद हेडली एक अन्य अधिकारी के साथ पुस्तकालय में आता है। नए अधिकारी को कर वापसी संबंधी समस्या है। एंडी कुछ ही मिनटों में इसे हल कर देता है। जल्द ही एंडी वित्तीय कागजी कार्रवाई में गार्डों की मदद करने के लिए पूरे जेल में प्रसिद्ध हो जाता है। वर्षों बीतने के साथ एंडी का कार्यभार बढ़ता ही जाता है। अंततः एंडी मदद मांगता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपनी सहायता के लिए चुनता है। एक दिन पुस्तकालय में ब्रूक्स अचानक एक चाकू उठाता है और उसे एक युवा कैदी की गर्दन पर रख देता है। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे जान से मारने की धमकी देता है। बाद में पता चलता है कि ब्रूक्स की सजा कम कर दी गई है और उसे रिहा किया जा रहा है, लेकिन ब्रूक्स जाने से इनकार कर देता है। उसने 50 साल जेल में बिताए हैं। वह सब कुछ जानता है, सब कुछ उसे जाना पहचाना लगता है। उसके लिए संगीत का अस्तित्व केवल इन दीवारों के भीतर ही है। वह भूल चुका है कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। ब्रूक्स के लिए जेल ही उसका असली घर है। उसे विश्वास है कि अगर वह किसी को मार डालेगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे उसी दुनिया में रहने की अनुमति मिल जाएगी जिसे वह समझता है। एंडी के शांत आग्रह से ब्रूक्स धीरे धीरे चाकू नीचे कर देता है और उस कैदी को छोड़ देता है जिसे वह धमका रहा था। कुछ ही समय बाद ब्रूक्स को अपने विरोध के बावजूद जेल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह बाहर कदम रखता है तो दुनिया पूरी तरह से अपरिचित और भारी लगती है। 50 साल बीत चुके हैं और सब कुछ बहुत बदल गया है। जहाँ कभी सड़क पर एक अकेली कार गुजरती थी, अब सड़कें वाहनों से भरी रहती हैं। कुछ दिनों बाद ब्रूक्स एक
सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन वह बाहर के जीवन में ढल नहीं पाता। उसे बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं है और वह लगातार उस जेल के लिए तरसता रहता है जिससे वह कभी नफरत करता था। उसे जेल जीवन की दिनचर्या, सुरक्षा और परिचितता की कमी खलती है। वह उस एकमात्र जगह पर लौटने के लिए अपराध करने के बारे में भी सोचता है जिसे वह सचमुच समझता है संगीत। लेकिन इस उम्र में वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को भी। तेज रफ्तार और भीड़भाड़ वाली दुनिया से तालमेल बिठाने में असमर्थ ब्रूक्स अंततः अपनी जान ले लेता है। मरने से पहले वह अपने जेल के संगीत मित्रों को एक मार्मिक पत्र लिखता है। जब कैदी इसे पढ़ते हैं तो वे बहुत भावुक हो जाते हैं। कहानी फिर जेल लौटती है जहां वार्डन एक नया कार्यक्रम शुरू करता है। इस कार्यक्रम में कैदियों को विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने के लिए जेल की दीवारों के बाहर ले जाया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें ईमानदारी से श्रम करके पैसा कमाना सिखाना है। कैदी खुशी खुशी काम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें बाहरी दुनिया का अनुभव करने का मौका मिलता है। लेकिन वार्डन का एक छिपा हुआ मकसद है। कैदियों को कामगार के रूप में इस्तेमाल करके वह कई व्यावसायिक अनुबंध हासिल कर लेता है। कैदी लगभग मुफ्त में काम करते हैं जिससे वे बेहद सस्ते मजदूर बन जाते हैं। स्थानीय निर्माण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि वार्डन कैदियों का उपयोग करके परियोजनाओं को सामान्य कीमत से आधी कीमत पर पूरा करता है। चूंकि कैदी नियमित मजदूर नहीं है जिन्हें मजदूरी की आवश्यकता होती है, इसलिए वार्डन को भारी मुनाफा होता है। ये मुनाफा उसकी अवैध आय बन जाता है। एंडी अपनी बैंकिंग विशेषज्ञता का उपयोग करके वार्डन के काले धन को साफ कानूनी धन में बदल देता है। पैसा, वह एक ऐसे व्यक्ति की पहचान से धनराशि जमा करता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। संगीत इस तरह अगर अधिकारी कभी जांच करते हैं तो वे ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। एक दिन एक नया युवा कैदी जेल में आता है। संगीत, उसका नाम टॉमी है और अपनी उम्र के बावजूद वह कई जेलों में आ जा चुका है। टॉमी मिलनसार और बहिर्मुखी है और जल्दी ही कई कैदियों से दोस्ती कर लेता है। एक दिन रात के खाने के दौरान वह सबके सामने खुलकर कहता है, मैं सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतनी जेलों में रहा हूँ और इस बार मैं फिर से चोरी करने के लिए यहाँ हूँ। ये सुनकर एंडी शांति से उससे कहता है, अगर तुम बार बार पकड़े जाते हो तो इसका मतलब है कि चोरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें इसे संगीत करना बंद कर देना चाहिए। टॉमी एंडी की सलाह को समझकर सहमत हो जाता है। फिर टॉमी एंडी के बारे में और जानने के लिए रेड के पास जाता है। वह रेड को बताता है कि एंडी बेहद बुद्धिमान और विनम्र लगता है। वह सोचता है कि ऐसे आदमी को जेल में क्यों रखा गया है। रेड बताता है कि एंडी कभी एक सफल संगीत बैंकर था, लेकिन उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये सुनकर टॉमी गंभीर हो जाता है, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, कुछ जरूरी बात है। फिर वह एंडी और रेड दोनों को बात करने के लिए फोन करता है। जब वे उसके सामने खड़े होते हैं तो टॉमी समझाना शुरू करता है, 4 साल पहले मैं एक दूसरी जेल में था। वहाँ मेरी मुलाकात एक कैदी से हुई जिसने मुझे बताया कि एक रात वह चोरी करने के लिए एक घर में घुस गया। चोरी के दौरान घर का मालिक अचानक जाग गया। चोर ने टॉमी को बताया कि पकड़े जाने के डर से उसने घर के मालिक और उसके साथ मौजूद महिला को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी थे और वह महिला वास्तव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब टॉमी ने एक अखबार में लेख पढ़ा तो उसे पता चला कि जांच के दौरान पुलिस को शक था कि बैंकर ही हत्यारा है। इसलिए बैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए सजा सुनाई गई। यहीं से हमें पता चलता है कि एंडी शुरू से ही निर्दोष था। टॉमी की कहानी सुनने के बाद एंडी तुरंत जेलर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन जेलर जानबूझकर उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। जेलर अपने धन को सफेद करने के लिए एंडी पर निर्भर है। अवैध धन और संगीत का प्रबंधन करना वित्तीय रहस्य। अगर एंडी को रिहा कर दिया जाता है तो वार्डन सब कुछ खो देगा, उसकी आमदनी, उसकी सुरक्षा और उसके छिपे हुए अपराध। इसलिए वार्डन एंडी की बातों को अनसुना कर देता है और कहता है, मैं ऐसी कहानियां रोज सुनता हूँ। एंडी उसे वादा करता है कि रिहा होने पर भी वह वार्डन के रहस्यों को कभी उजागर नहीं करेगा, लेकिन वार्डन फिर भी सुनने को तैयार नहीं होता। अपनी बेगुनाही को नजरअंदाज होते देख एंडी क्रोधित हो जाता है। वह कहता है, मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, फिर भी आज वह मुझे अपनी बेगुनाही साबित नहीं करने दे रहा। एंडी गुस्से में वार्डन पर चिल्लाता है। वार्डन तुरंत उसे सजा देता है और 1 महीने के लिए एकांत कारावास में भेज देता है। उसके बाद वार्डन सीधे टॉमी के पास जाता है और पूछता है, क्या तुमने एंडी को जो बताया वह सच है? टॉमी जवाब देता है, हाँ, एक एक शब्द सच है। फिर वार्डन पूछता है, अगर अदालत तुम्हें बुलाती है तो क्या तुम इस बारे में गवाही दोगे? टॉमी आत्मविश्वास से जवाब देता है, हाँ, मैं तैयार हूँ। संगीत, जैसे ही टॉमी यह कहता है, वार्डन ऊपर खड़े एक गार्ड को इशारा करता है। वह गार्ड मौके पर ही टॉमी को गोली मार देता है। टॉमी की तुरंत मौत हो जाती है। बाद में वार्डन एंडी के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है। कहा जा रहा था कि टॉमी भागने की कोशिश में मारा गया, लेकिन एंडी तुरंत सच्चाई समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि वार्डन ने टॉमी को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी। एंडी मन ही मन सोचता है, यह आदमी सचमुच दुष्ट है। फिर एंडी वार्डन से कहता है, मैं अब तुम्हारा काम नहीं करूंगा। वार्डन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम्हें मेरा काम करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं इस जेल को तुम्हारे लिए जीते जी नरक बना दूंगा। वार्डन जाते हुए गार्ड को निर्देश देता है, इसे 1 और महीना सजा काटनी होगी, इसे काल कोठरी में रखो।
कालकोठरी एक भयानक जगह है जहाँ कैदी पूरे 1 महीने तक घोर अंधेरे में रहते हैं। एंडी पहले ही वहाँ 1 महीना गुजार चुका है। अब उसे उसी घुप अंधेरे दम घोंटने वाले कमरे में 1 और महीना बिताना होगा। जेल में ये खबर फैल जाती है कि एंडी निर्दोष होने के बावजूद कैद है। हर कैदी को उस पर दया आती है। 2 लंबे महीने कालकोठरी में बिताने के बाद एंडी आखिरकार बाहर आता है। रेड तुरंत उसके पास जाता है। एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड जवाब देता है, शायद, लेकिन तभी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है, एक दिन मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा मैक्सिको। वहाँ एक खूबसूरत समुद्र तट है जहाँ लोग संगीत के क्षेत्र में कहते हैं कि आप पूरी तरह से खो सकते हैं। मैं एक छोटा सा होटल या रेस्तरां खोलूंगा। मैं किनारे पर अपनी नाव की मरम्मत करूंगा और मुझे वहाँ मदद करने के लिए एक आदमी की जरूरत होगी, कोई ऐसा जो मेरे लिए सामान ला सके। एंडी संगीत असल में रेड के बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर रेड जवाब देता है कि उम्मीद एक खतरनाक चीज है। यह इंसान को पागलपन की कगार पर धकेल सकती है। तुम्हें असल दुनिया में लौटना होगा। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड संगीत जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जाने से पहले एंडी उसे रोक लेता है और एक वादा मांगता है। एंडी रेड से कहता है कि अगर वह कभी रिहा हो जाए तो उसे उसके लिए एक काम जरूर करना होगा। रेड मान जाता है और कहता है, हाँ मैं करूँगा। फिर एंडी रेड को एक पता देता है। वह समझाता है कि जब रेड आखिरकार रिहा हो जाए तो उसे उस जगह जाना चाहिए जहां एक खुले मैदान के बीचों बीच एक खूबसूरत पेड़ खड़ा है। एंडी कहता है, उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को शादी का प्रस्ताव दिया था। वह रेड को बताता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर एक काला पत्थर है। उस पत्थर के नीचे उसने एक बक्सा छिपा रखा है। एंडी आगे कहता है, जब तुम बाहर आ जाओ तो वहां जाकर देखना कि अंदर क्या है। एंडी चला जाता है और सीधे मैक्सिको की ओर बढ़ जाता है। वार्डन अपना काम पूरा करने के बाद वह अपने सभी दस्तावेज एक विशेष तिजोरी में रख देता है। दस्तावेज सुरक्षित हो जाने के बाद वार्डन एंडी को उसके कपड़े देता है। वह उसे उन्हें इस्त्री करने और अपने जूतों को तब तक पॉलिश करने के लिए कहता है जब तक वे दर्पण की तरह चमकने न लगे। इसके बाद एंडी अपनी कोठरी में लौट जाता है। उस रात रेड चिंता से भरा हुआ था। उसे डर था कि एंडी आत्महत्या कर सकता है। रात धीरे धीरे बीतती है और सुबह हो जाती है। जैसे ही भोर होती है सभी कैदियों की कोठरियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी बाहर निकल आते हैं, लेकिन एंडी दिखाई नहीं देता। 20 वर्षों में पहली बार कोई कैदी सुबह अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकला था। रेड डर से एंडी की कोठरी की ओर देखता है, ये सोचकर कि एंडी ने आत्महत्या कर ली होगी। तभी एक क्रोधित गार्ड एंडी की कोठरी की ओर दौड़ता है। वह दरवाजा खोलता है और सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कोठरी खाली है और एंडी भाग गया है। फिर हम वार्डन को अपने जूते पहनते हुए देखते हैं, लेकिन डिब्बे के अंदर उसे अपने पॉलिश किए हुए जूतों के बजाय एंडी के फटे पुराने जूते मिलते हैं। उसी क्षण जेल में एक तेज सायरन गूंजता है जो भागने का संकेत देता है। वार्डन एंडी की कोठरी की ओर दौड़ता है। वह देखता है कि एंडी गायब है। गार्डों को आदेश दिया जाता है कि रेड को तुरंत लाया जाए क्योंकि वह एंडी के सबसे करीब था। संगीत रेड को लाया जाता है। वार्डन उससे पूछता है कि एंडी कहाँ गया है। रेड जवाब देता है, मुझे कैसे पता चलेगा। इससे वार्डन और भी क्रोधित हो जाता है। वह चिल्लाता है, क्या वह भूत बनकर रातों रात गायब हो गया। गुस्से में वार्डन पत्थर उठाता है और गार्डों और रेड पर फेंकना शुरू कर देता है। वह सेल की दीवार पर लगे पोस्टर पर भी एक पत्थर फेंकता है, लेकिन पत्थर टकराकर वापस उछलने के बजाय पोस्टर के आर पार निकल जाता है। वार्डन पोस्टर को एक तरफ हटाता है और उसके पीछे एक विशाल सुरंग देखता है। छेद के आकार को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। मशीनों के बिना इतनी मजबूत दीवार को तोड़ना लगभग असंभव था, फिर भी एंडी ने ये कर दिखाया था। वह भाग गया था। सभी गार्ड एंडी द्वारा इस्तेमाल किए गए निकास बिंदु की ओर दौड़ते हैं। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह छोटा हथौड़ा मिलता है जो उसने 20 साल पहले रेड से उधार लिया था। ये वही हथौड़ा था जिसका इस्तेमाल एंडी हर दिन अपनी कोठरी की दीवार तोड़ने के लिए करता था। 20 सालों तक एंडी ने धैर्यपूर्वक और चुपचाप काम किया, बिना किसी को पता चले। जब भी वह सुरंग से मिट्टी निकालता वह उसे अपनी जेबों में छिपा लेता और उसने उसे आंगन में बिखेर दिया। पिछली बार जब एंडी वार्डन के लिए काम करता था तो उसने चुपके से वार्डन के सभी अवैध वित्तीय दस्तावेज तिजोरी के अंदर रख दिए थे। उसने वार्डन की बाइबल भी वहीं ठीक उसके सामने रख दी, मानो वह कोई और फाइल हो। वार्डन को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने एंडी को अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दे दिए। एंडी ने पहले वार्डन के नए इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, फिर उसने उन्हें अपनी पुरानी जेल की वर्दी से ढक लिया। उसने वार्डन के पॉलिश किए हुए जूते भी पहन लिए और जाने की तैयारी करने लगा। उस रात जब सारी बत्तियां बुझ गईं, एंडी आखिरकार उस सुरंग से भाग निकला जिसे बनाने में उसने सालों बिताए थे। उसने एक सीवर पाइप तोड़ दिया और तंग दम घोंटने वाले रास्ते से रेंगता हुआ निकल गया। लगभग 2 किलोमीटर तक वह अंधेरे, गंदगी और असहनीय बदबू में रेंगता रहा और फिर भी वह तब तक चलता रहा जब तक उसे आजादी नहीं मिल गई। सुबह होते होते एंडी एक बैंक में पहुंचा जहां वार्डन का काला धन जमा था। हर खाता एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एंडी ने खुद जेल के अंदर से ही हस्ताक्षर जाली किए और कई साल पहले सभी फर्जी दस्तावेज संगीत संबंधी बनाए, तो वार्डन से पैसे निकालना आसान हो जाता है।
एंडी 370,000 डॉलर लेकर बैंक से बाहर निकलता है। वह अब सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि अमीर भी हो गया है और अब ये स्पष्ट हो जाता है कि एंडी ने शॉशैंक में प्रवेश करने के दिन से ही इस भागने की योजना बना ली थी। वार्डन ने वर्षों तक एंडी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और टॉमी की मौत का कारण भी बना। इसलिए एंडी वार्डन के भ्रष्टाचार के सभी सबूत मीडिया को भेज देता है। सुबह तक अखबार वार्डन के अपराधों को उजागर करने वाली सुर्खियों से भर जाते हैं। जब वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है तो उसे कोई दस्तावेज नहीं मिलता, केवल उसकी बाइबल मिलती है। पहले पन्ने पर एंडी ने लिखा था, तुम सही थे, मुक्ति भीतर ही है। जैसे ही वार्डन पन्ने पलटता है उसे हथौड़े के आकार का एक खोखला स्थान दिखाई देता है। यहीं पर एंडी ने 20 वर्षों तक अपना पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा छिपा रखा था। जिस दिन वार्डन पहली बार एंडी की कोठरी में गया था उस दिन भी हथौड़ा उसी बाइबल के अंदर रखा हुआ था। सब कुछ समझ आने पर वार्डन अपराध बोध और भय से व्याकुल हो जाता है। संगीत, पत्रकार और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए बाहर जमा हो जाते हैं। उनके पहुँचने से पहले ही वार्डन आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बाद रेड को अंततः पैरोल मिल जाती है। वह संगीत सरकार ने उसे एक छोटा मोटा काम दिया है, लेकिन वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है। 40 साल जेल में रहने से उसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। रेड उसी कमरे में रहने लगता है जहां कभी ब्रूक्स रहता था और आत्महत्या करने का भी सोचता है, लेकिन फिर उसे एंडी से किया वादा याद आता है। इसलिए वह एंडी के निर्देशों का पालन करता है और एक विशाल मैदान की ओर चल पड़ता है। वहाँ उसे एक पुरानी पत्थर की दीवार के पास एक बड़ा पेड़ मिलता है। एक काले पत्थर के नीचे उसे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है। डिब्बे में पैसे और एक पत्र है। ये पत्र एंडी का है। इसमें लिखा है कि एंडी उसी जगह पर रेड का इंतजार कर रहा है जहां उसने जेल में रहते हुए कभी सपने देखे थे। वह रेड को याद दिलाता है कि आशा एक शक्तिशाली चीज है। फिर रेड किनारे की ओर जाता है। जैसे ही वह रेत पर कदम रखता है वह एंडी को अपनी नाव की मरम्मत करते हुए देखता है। एंडी ने जिन चीजों का कभी वर्णन किया था, समुद्र, हवा, आजादी का सपना, सब कुछ उनके सामने है। रेड एंडी की ओर बढ़ता है। वर्षों के दर्द, संघर्ष और आशा के बाद दोनों दोस्त गले मिलते हैं और बस इसी तरह उनकी कहानी का खूबसूरत अंत हो जाता है। अगर इस कहानी संगीत ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप समझ सकते हैं और इससे हमें आपके लिए इस तरह की और भी कहानियां संगीत लाने